नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 22 अप्रैल 2019 की बात है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा नोएडा के सेक्टर 27 स्थित कैलाश हॉस्पिटल में बैठे थे। ये उनका खुद का हॉस्पिटल है। लोकसभा चुनाव की वजह से डॉक्टर शर्मा काफी व्यस्त थे। वो खुद भी उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में 11 अप्रैल को ही मतदान हो चुका था। फिर भी डॉक्टर शर्मा की व्यस्तता इसलिए कम नहीं हुई थी कि केंद्र सरकार में मंत्री होने के नाते उन्हें पार्टी की ओर से किसी भी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा सकता था। इसके अलावा वो अपने खुद के चुनाव की जीत हार का भी गणित लगा रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे एक युवती अस्पताल में उनके चैम्बर में पहुंची। चैम्बर में डॉक्टर शर्मा के पास एक दो लोग बैठे हुए थे। पतली दुबली सी इस युवती ने पूरी आस्तीन की टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। युवती ने डॉक्टर महेश शर्मा को नमस्ते करके कहा, मुझे आलोक सर ने भेजा है। मंत्री डॉक्टर शर्मा ने उस युवती की ओर देखते हुए सवाल किया, कौन आलोक जी? जी, प्रतिनिधि न्यूज चैनल वाले आलोक सर। युवती ने प्रभावी तरीके से जवाब दिया। हाँ, याद आ गया, चैनल वाले आलोक जी। डॉक्टर शर्मा ने युवती को सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए शालीनता से कहा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आलोक सर ने आपके लिए एक चिट्ठी भेजी है। युवती ने ये कहकर अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शर्मा की ओर बढ़ा दिया। डॉक्टर शर्मा ने युवती से लिफाफा लेकर खोला। उसमें 2 पेज की एक प्रिंटेड चिट्ठी थी। चिट्ठी पढ़कर डॉक्टर शर्मा के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उन्होंने अपनी टेबल पर रखे गिलास से ठंडा पानी पिया और एक बार फिर चिट्ठी को गौर से पढ़ा। सामने बैठी युवती की ओर देखकर अपनी परेशानी छिपाते हुए डॉक्टर शर्मा ने जेब से रुमाल निकालकर चेहरा पोंछा। दरअसल उस चिट्ठी में ब्लैकमेलिंग और धमकी भरी कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिनसे डॉक्टर शर्मा का परेशान होना स्वाभाविक था। चिट्ठी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शर्मा से मोटे तौर पर 3 किस्तों में 9 से 10 करोड़ रुपए मांगे गए थे। चिट्ठी में लिखा था कि 45 लाख रुपए आज शाम 4 बजे तक दे दे। इसके 2 दिन बाद 1 करोड़ 55 लाख रुपए देने की बात लिखी हुई थी। आलोक कुमार ने बाकी 7-8 करोड़ रुपए मई के महीने में बतौर कर्ज देने की बात लिखी थी। चिट्ठी में दोस्ती और दुश्मनी की बातें भी लिखी हुई थी। इनमें कहा गया था कि आपसे दुश्मनी करने से कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन अगर आपसे दोस्ती कर दी जाए तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। चिट्ठी में ये बात भी लिखी थी कि इसे आप ब्लैकमेलिंग ना समझे, बल्कि इसे आपसी सहभागिता के लिए जरूरी समझे। 2 बार चिट्ठी पढ़ने के बाद ये बात साफ हो गई थी कि आलोक कुमार ने उन्हें ब्लैकमेल करने के मकसद से पत्र भेजा था। कुछ देर सोचने विचारने के बाद उन्होंने अपने एक कर्मचारी को बुलाकर युवती को दूसरे कमरे में बैठाने के लिए कह दिया। इसके बाद डॉक्टर शर्मा ने हॉस्पिटल में ही मौजूद अपने भाई अजय शर्मा को बुलाया। डॉक्टर शर्मा को चिंता में बैठे देखकर अजय ने पूछा, भाई साहब क्या बात है? कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने कोई जवाब देने के बजाय वो चिट्ठी पढ़ने के लिए भाई को दे दी। चिट्ठी पढ़कर अजय शर्मा भी चिंता में पड़ गए। चिट्ठी में साफ तौर पर पैसों की मांग की गई थी। ये रकम क्यों मांगी जा रही थी, ये बात स्पष्ट नहीं थी। काफी देर विचार विमर्श के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शर्मा ने पुलिस को सूचना देने का फैसला किया। उन्होंने नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण को फोन लगाकर पूरी बात बताई। एसएसपी ने कहा कि वो खुद हॉस्पिटल आ रहे हैं। कुछ ही देर में एसएसपी वैभव कृष्ण अस्पताल पहुंच गए। एसएसपी ने डॉक्टर शर्मा से मिलकर चिट्ठी और चिट्ठी देने आई युवती के बारे में पूछा। डॉक्टर शर्मा ने उन्हें वो चिट्ठी दी और युवती के बारे में बताया कि वो दूसरे कमरे में बैठी है। एसएसपी ने 2 महिला कांस्टेबल भेजकर उस युवती को पुलिस की निगरानी में ले लिया। फिर उन्होंने डॉक्टर शर्मा से विस्तार से सारी बातें पूछी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि करीब 1 महीने पहले 24 मार्च को उषा ठाकुर के साथ आलोक कुमार नाम का युवक उनसे मिलने आया था। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि उषा ठाकुर को वो बड़ी बहन के रूप में मानते हैं। उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। युवक ने केंद्रीय मंत्री से खुद को रचना आईटी सॉल्यूशन नाम की कंपनी का सीईओ बताया और चुनाव प्रचार में मदद करने की बात कही थी। युवक ने उनसे कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उसकी कंपनी की तरफ से वाहन, 60 मैनेजर और 300 कर्मचारी डोर टू डोर कैंपेन के लिए लगाए जाएंगे।
बातचीत के दौरान युवक ने कई बार डॉक्टर महेश शर्मा का नाम लिया। इस पर डॉक्टर शर्मा ने कथित तौर पर उससे कहा कि नाम लेने के बजाय वो कोड वर्ड में बात करे। बातचीत खत्म होने पर डॉक्टर शर्मा ने उस युवक को उनका चुनाव प्रबंधन देख रहे अपने भाई अजय शर्मा से मिलने को कहा। इसके करीब 15 दिन बाद 9 अप्रैल को आलोक ने शर्मा को फोन कर बताया कि वो प्रतिनिधि न्यूज चैनल से बोल रहा है और उसने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया है। स्टिंग ऑपरेशन के बारे में पूछने पर आलोक ने डॉक्टर शर्मा को 24 मई को हुई बातचीत में कोड वर्ड में बात करने वाली बातें याद दिलाई और कहा कि उस मुलाकात के दौरान वो खुफिया कैमरे से लैस था। इसके बाद आलोक ने अपनी आवाज में नरमी लाकर केंद्रीय मंत्री को फोन पर ही बताया कि नोटबंदी के दौरान उसका चैनल घाटे में चला गया था, इस वजह से चैनल को बंद करना पड़ा था। अगर वो चैनल में अपना शेयर डाल दे या खरीद ले तो वो उसे चला देगा। उस समय चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण डॉक्टर शर्मा ने आलोक से 11 अप्रैल को मतदान होने के बाद फुर्सत से बात करने को कहा। बाद में 21 अप्रैल को आलोक ने डॉक्टर शर्मा को मैसेज किया कि अगले दिन उसकी एक प्रतिनिधि पत्र लेकर उनसे मिलेगी। पत्र पढ़कर क्या करना है वो उसे बता देना, वरना वो स्टिंग को चैनल पर चला देगा। डॉक्टर शर्मा ने एसएसपी को बताया कि स्टिंग में क्या है ये उन्हें नहीं पता। उनकी किसी से इस तरह की कोई आपत्तिजनक बात भी नहीं हुई है। सारी बातें समझने के बाद एसएसपी वैभव कृष्ण ने एसपी सिटी सुधा सिंह को आलोक की चिट्ठी लेकर आई युवती से पूछताछ करने को कहा। युवती के पास एक खुफिया कैमरा और एक टैबलेट मिला। रिकॉर्डिंग डिवाइस लगे टैबलेट में 20 मिनट का एक वीडियो अपलोड था। इसमें चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का इंतजाम करने के साथ वोट दिलाने की बात कही गई थी। इसमें एक जगह केंद्रीय मंत्री ने कोड वर्ड में बात करने का जिक्र भी किया था। आशंका यही थी कि इसी कोड वर्ड की बात को लेकर चैनल संचालक आलोक केंद्रीय मंत्री को ब्लैकमेल करना चाहता था। पूछताछ में पता चला कि युवती का नाम निशु था। वो नोटबंदी के दौरान बंद हो चुके यूट्यूब चैनल प्रतिनिधि की रिपोर्टर थी। इस चैनल का संचालक आलोक कुमार करता था। मूल रूप से बिहार की रहने वाली निशु के पिता का निधन हो चुका था। परिवार में केवल विधवा माँ है। घर का खर्च चलाने के लिए वो पत्रकारिता के ग्लैमर वाले रास्ते पर चल पड़ी थी। निशु से पता चला कि जब वो चिट्ठी देने आई थी तब आलोक कुमार भी अस्पताल में मौजूद था। ये पता चलने पर पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। पुलिस अधिकारी निशु को थाना सेक्टर 20 में ले गए और उससे व्यापक पूछताछ की। इसमें कई बातें सामने आई। बाद में डॉक्टर महेश शर्मा के भाई अजय शर्मा ने इस मामले में नोएडा के सेक्टर 20 पुलिस थाने में आलोक कुमार, निशु और खालिद नाम के एक शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने निशु को गिरफ्तार कर लिया। निशु की मेडिकल जांच कराने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने उसी दिन उषा ठाकुर से भी पूछताछ की, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। उषा ठाकुर चिट्ठी देने की घटना के दौरान कैलाश अस्पताल में ही थी। उषा ठाकुर हिंदी के महान कवि रहे रामदरी सिंह दिनकर की नातिन है। बिहार के बेगूसराय जिले का सिमरिया घाट कवि दिनकर की जन्मस्थली है। उषा ठाकुर नोएडा इलाके की चर्चित समाज सेविका है। वो कई स्वयंसेवी संगठनों से जुड़ी हुई है। उषा ठाकुर के संबंधों का फायदा उठाने की कोशिश निशु की गिरफ्तारी के बाद एसएसपी वैभव कृष्ण ने दावा किया कि आलोक का 5-6 लोगों का संगठित गिरोह था। ये गिरोह ब्लैकमेलिंग के धंधे में लगा हुआ था। चुनाव के दौरान इन लोगों ने दिल्ली और नोएडा के कई दिग्गज नेताओं के स्टिंग कर वीडियो बनाए थे। इन लोगों ने नेताओं को वीडियो दिखाकर उनसे मोटी रकम हड़पी थी। इसके बाद नोएडा पुलिस मुख्य आरोपी आलोक कुमार और उसके साथियों की तलाश में जुट गई। इसके लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई। क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम का भी सहयोग लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने पर भी दबिश दी। आलोक का पता लगाने के लिए उसके परिजनों से भी पूछताछ की गई। आलोक कुमार नोएडा में ही मां, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। पुलिस की ओर से इस मामले में पूछताछ करने से चर्चा में आई 69 साल की उषा ठाकुर ने दूसरे दिन मीडिया से कहा कि आलोक कुमार उन्हें मां कहकर बोलता था। उसके पिता बिहार में आईपीएस ऑफिसर थे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मिलने जुलने के दौरान आलोक ने डॉक्टर महेश शर्मा से मिलने की इच्छा जताई थी। चूंकि वो खुद भी डॉक्टर महेश शर्मा को भाई मानती है और लंबे समय से उनके लिए चुनाव प्रचार भी करती आई है, इसलिए आलोक को वो मना नहीं कर सकी और अपने साथ डॉक्टर महेश शर्मा से मिलवाने ले गई थी। उषा ठाकुर का कहना था कि उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि मुलाकात के दौरान आलोक ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। घटना के दौरान अस्पताल में मौजूदगी पर उषा ठाकुर का कहना था कि उस दिन सुबह रिटायर्ड डीएसपी के गौतम का फोन आया था।
उन्होंने कहा कि डॉक्टर महेश शर्मा उनसे मिलना चाहते हैं। इस पर उषा ठाकुर ने गौतम से कहा कि वे अपनी बीमार मां को दिखाने के लिए कैलाश अस्पताल जाएंगी। नोएडा की सेक्टर 20 थाना पुलिस ने 24 अप्रैल को निशु को 7 दिन के रिमांड पर लिया। पुलिस उसे पूछताछ के लिए लुक्सर जेल ले आई। निशु से पता चला कि स्टिंग का असली वीडियो आलोक कुमार के पास है। उसके पास टैबलेट में जो वीडियो मिला था वो उसकी मूल कॉपी नहीं है। दूसरी ओर पुलिस इस मामले में नामजद आरोपी आलोक कुमार और खालिद की तलाश में दिल्ली, गाजियाबाद व नोएडा सहित कई जगह छापे मारती रही, लेकिन दोनों का पता नहीं चला। उनके फरार होने से ये आशंका भी थी कि आलोक कुमार केंद्रीय मंत्री के स्टिंग का असली वीडियो वायरल न कर दे। पुलिस को जांच पड़ताल में पता चला कि प्रतिनिधि चैनल के मालिक आलोक कुमार के साथ निशु के अलावा एक अन्य युवती भी जुड़ी हुई थी। उसका नाम निशा था। आलोक ने नोएडा के सेक्टर 92 में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। निशु दूसरी युवती निशा और जामिया नगर में रहने वाले खालिद का ज्यादा वक्त इसी फ्लैट में गुजरता था। आलोक ने पांडव नगर में एक ऑफिस बना रखा था। इस ऑफिस में उसने कई रिपोर्टर और अन्य कर्मचारियों को रखा हुआ था। पुलिस को यह ऑफिस बंद मिला। पुलिस को इस ऑफिस से ब्लैकमेलिंग से संबंधित सबूत मिलने की उम्मीद थी। इधर आलोक और खालिद की तलाश में पुलिस टीमें इलाहाबाद और लखनऊ भी भेजी गई। आलोक की तलाश में पुलिस मुंबई तक की चक्कर लगा आई थी। खालिद की दिल्ली के अलावा हापुड़ में भी तलाश की गई थी। रिमांड अवधि में निशु ने पूछताछ में बताया कि आलोक के कहने पर उसने 3 नेताओं के स्टिंग किए थे। स्टिंग के दौरान निशु के साथ एक अन्य युवती भी थी। इनके वीडियो आलोक के पास ही है। उसने बताया कि आलोक की स्टिंग करने वाली टीम में युवतियों सहित 6-10 लोग शामिल थे। इस टीम को आलोक की हिडन कैमरे मुहैया कराता था। निशु ने पुलिस को बताया कि आलोक ने उससे ब्लैकमेलिंग से मिलने वाली रकम में से हिस्सा देने का वादा किया था। आलोक ही अपनी स्टिंग टीम को नए मोबाइल और सिम कार्ड खरीद कर देता था। नए मोबाइल से ही स्टिंग में रिकॉर्ड वीडियो व ऑडियो को संबंधित नेता तक पहुंचाया जाता था। रंगदारी के पैसों के लेन देन की बात भी नए मोबाइल से ही की जाती थी। इन नए मोबाइलों में केवल 8-10 नंबर ही होते थे। निशु के पास से भी पुलिस ने नया मोबाइल बरामद किया था। रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने निशु को 2 मई को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया। लगातार भागदौड़ करने के बाद सुराग मिलने पर पुलिस ने आलोक को 4 मई को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ महिला पत्रकार निशा को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों कोलकाता में न्यू मार्केट थाना इलाके के होटल रीगल में ठहरे हुए थे। दोनों को कोलकाता की अदालत में पेश कर 72 घंटे का ट्रांजिट रिमांड लेकर नोएडा लाया गया। नोएडा लाकर 5 मई को दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में पुलिस ने आलोक व निशा को 4 दिन के लिए रिमांड पर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि सन 2017 में नोटबंदी के बाद उसका यूट्यूब चैनल बंद हो गया था। उस पर 70 लाख रुपए का कर्जा था। कर्ज उतारने के लिए उसने अपनी 2 कारों में से एक कार बेच दी थी। इसके बाद बड़े लोगों को स्टिंग कर ब्लैकमेलिंग का रास्ता चुना। 2 साल में वो कई चर्चित नेताओं व बिजनेसमैनों का स्टिंग कर मोटी रकम ऐंठ चुका था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा से मिलने के लिए उसने मूल रूप से बिहार की रहने वाली नोएडा में बसी चर्चित समाज सेविका उषा ठाकुर से संपर्क किया। उनके जरिए डॉक्टर शर्मा से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव में मदद करने के लिए गाड़ियां और मैन पावर उपलब्ध कराने का ऑफर दिया था। उसी वक्त उसने केंद्रीय मंत्री से बातचीत हिडन कैमरे के जरिए रिकॉर्ड कर ली थी। बातचीत के बीच बीच में आलोक ने जानबूझकर कई बार डॉक्टर महेश शर्मा का नाम लिया और कुछ ऐसी बातें कही जिस पर डॉक्टर शर्मा ने उससे कोड वर्ड में बात करने को कहा। कोड वर्ड को लेकर ही आलोक ने केंद्रीय मंत्री को ब्लैकमेलिंग करने की योजना बनाई और निशु को चिट्ठी देकर उनके पास भेजा। वो खुद भी इस दौरान कैलाश अस्पताल पहुंच गया था। उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर शर्मा उसे फोन करके बुलाएंगे, लेकिन बाद में जब वहां पुलिस आने लगी तो वो वहां से खिसक गया। ये बात भी सामने आई कि केंद्रीय मंत्री के स्टिंग का वीडियो लेकर आलोक कुमार विरोधी राजनीतिक पार्टी के पास गया था। इस वीडियो के बदले उसने मोटी रकम की मांग की थी, लेकिन विरोधी नेताओं ने उतनी रकम में वो वीडियो खरीदने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आलोक ने खुद केंद्रीय मंत्री को फोन कर स्टिंग करने की बात बताई थी, साथ ही पैसे की बात भी कह दी थी। पूछताछ में पता चलने पर पुलिस ने आलोक के घर से स्टिंग में उपयोग किए गए 2 लैपटॉप, 3 हिडन कैमरे, 3 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और 1 टैब आदि चीजें बरामद की। इनमें एक लैपटॉप से केंद्रीय मंत्री के स्टिंग का असली वीडियो मिला। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, टैब सहित अन्य डिवाइस को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया।
रिमांड अवधि पूरी होने पर दोनों को 11 मई को जेल भेज दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 17 मई को उषा ठाकुर को सेक्टर 31 स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें अदालत में पेश कर उसी दिन जेल भेज दिया गया था। पुलिस का कहना है कि आलोक से पूछताछ में पता चला कि ब्लैकमेलिंग के इस मामले में उषा ठाकुर की सक्रिय भूमिका थी। उषा ठाकुर और डॉक्टर महेश शर्मा का 30 साल पुराना संबंध बताया जाता है। पुलिस का कहना है कि उषा ठाकुर और आलोक कुमार दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं। आलोक अपने न्यूज चैनल पर डिबेट के लिए उषा ठाकुर को बुलाता था। बाद में चैनल बंद होने की कगार पर आ गया था। तब एक दिन आलोक ने उषा को नेताओं को ब्लैकमेलिंग कर मोटी रकम कमाने के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने इस काम में शामिल होने से इनकार कर दिया। फिर आलोक ने एक दिन उषा के घर पहुंचकर साथ देने की बात कही। इसके बाद उषा नेताओं को ब्लैकमेल कर वसूली करने की साजिश में शामिल हो गई थी। ये साजिश अगस्त 2018 में उषा की गैर मौजूदगी में उनके घर पर रची गई। इसके बाद लोकसभा चुनाव का मौका देखकर उषा ने ही आलोक को एक कंपनी का सीईओ बताते हुए केंद्रीय मंत्री से मिलवाया था। उषा ने डॉक्टर शर्मा को ये नहीं बताया कि आलोक न्यूज चैनल चलाता है, जबकि वे खुद उसके चैनल और डिबेट में जाती थी। पुलिस ने पहले दिन निशु से जो टैबलेट बरामद किया था वो उसने उषा के घर से ही लिया था। निशु जब आलोक की चिट्ठी लेकर वसूली करने गई थी तब उषा ठाकुर भी कैलाश अस्पताल में मौजूद थी। उषा ठाकुर ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें 30 साल की उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए इस मामले में फंसाया गया है। उन्होंने तो नोटबंदी के बाद आलोक की आर्थिक रूप से मदद की थी। कुछ जानकारों से उसे पैसे भी दिलवाए थे। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि उषा और आलोक को जेल में ही आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। इसके बाद सभी आरोपियों को पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।